इस वीडियो में आप ऐसी यूनिक बातों को जानोगे जिनको जानकर आपका होश पूरी तरह से उड़ जाएगा। अगर सांप का जहर उसके अंदर से निकाल कर खुद उसी के ब्लड में इंजेक्ट कर दे इंजेक्शन से, तो क्या वो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? और ऐसा क्यों है कि अभी रियल टाइम में जो हाईएस्ट जीने वाले लोग हैं ना, जिनका एज 110, 120, 130 हो गया है, फिर भी जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो लिस्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा जीने वाले 50 लोग हैं वो सारी की सारी फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं। एक भी मर्द नहीं है उस लिस्ट में। गजब हाल है यार। और जब आप स्पेस टॉयलेट के बारे में जानोगे तो आप कहोगे नहीं बनना है मेरे को एस्ट्रोनॉट, नहीं चाहिए डॉलर में सैलरी। और एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि ध्यान से सुनो 112 साल पुराना तेल यूज करता है अपने खानों को बनाने के लिए। आप कह रहे होंगे भाई दुनिया में कोई भी बात कर ले तू मेरे पास, ये तो सुनने में बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है, बट ये एक्चुअली में है। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाईएस्ट दिन तक जीने वाले लोगों का एक ऑफिशियल लिस्ट है, यानी ऐसे लोगों का लिस्ट जिनके घर पे जाके सरकार जो होती है वो वेरीफाई की है कि हाँ ये एक्चुअली में 130 साल तक जी है, 120 साल तक जी है। पर इसका आप टॉप 50 लिस्ट देखोगे तो उसमें कोई भी मर्द नहीं है, सिर्फ औरत है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बायोलॉजिकली स्पीकिंग फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो काइंड ऑफ उनके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी उनके दिल का जो हेल्थ है, हार्ट का, उसको फेवर करता है। और मर्दों के अंदर का जो हार्मोन का जो सेट होता है बॉडी में वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये एक बात तो हो गई। दूसरी बात, इतिहास को अगर आप देखोगे तो सारे जंग मर्दों ने लड़ा है, और पहले तो हमारी दुनिया इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी भी नहीं, हर दूसरे दिन वॉर फॉर होते रहता था। और ये भी कारण है इस लिस्ट में फीमेल का होने का। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ लड़कियां नाराज मत हो जाना, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई काम की नहीं हो, बस इस फैक्ट को जान लो। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है ना, इसको हमेशा ऑन रखना ताकि हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 10, एक बड़ा ही अमेजिंग बात आपको बताऊंगा। देखो अगर आप और हम साथ में कभी चांद पे गए कभी भी, तो आप वहां जाने के बाद बहुत सारी अमेजिंग चीजों को नोटिस करोगे, और आप ज्यादातर चीजों को देखकर शायद हैरान ना हो। कॉमन है क्या, चांदी पे तो खड़े हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आप देख के चौंक जाओगे ही। पहले एक चीज बता दूं आपको पूरा आसमान डार्क दिखेगा, पिच ब्लैक, घोर अंधेरा। फिर पता चलेगा काली रात क्या होती है, क्योंकि धरती पे आप रात को ऐसे छत पे निकलते हो तो आप बोलते हो हाँ स्पेस बहुत दूर है, ऊपर है, लेकिन चांद पे आप ये कह सकते हो कि वहां तो कोई एटमॉस्फेयर, हवा का चादर, चांद पे नहीं है वैसा कुछ भी नहीं है। चांद के जमीन पे आप ऐसे खड़े रहोगे ना तो यहीं से स्पेस शुरू, और पिच ब्लैक स्पेस। तो ये तो मैंने एक चीज बताया। दूसरी चीज ये कि जिस तरह आप धरती से चांद को देखते हो तो जब पूर्णिमा होता है तो कितना मस्त दिखता है बड़ा सा चांद। लेकिन आप ये सुनो, अगर आप चांद पे खड़े होकर धरती को आसमान पे देखोगे, अरे हमारा धरती, मेरा घर वहीं पे है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो भी चांद के बराबर ही नजर आएगा ना, जैसा हमें धरती से चांद दिखता है वैसा। लेकिन नहीं, चांद से धरती लगभग 13 टाइम्स मोर बिगर आसमान में नजर आता है। 13 गुना बड़ा कोई मजाक नहीं है। चांद जो पूर्णिमा में आपको दिखता है बड़ा सा, उससे 13 गुना ज्यादा बड़ा। आप वो फिल्मों में सीन देखे हो ना, चांद कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मूवीज में इतना बड़का बड़का चांद, तो वही फैंटेसी एक्चुअली में आपको होते हुए दिखेगी अगर आप चांद पे खड़े होकर धरती को देखोगे तो वो ह्यूज दिखता है। अब आप में से जो लोग इस बात को जानते हो कि चांद का डायमीटर अगर इतना है तो इससे 4 गुना ज्यादा डायमीटर धरती का है, तो अगर चांद और धरती के डायमीटर में 4 गुना का अंतर है तो इसका मतलब चांद पे खड़े रहने से धरती 4x 4 गुना ज्यादा बड़ी नजर आनी चाहिए थी। तो 13 गुना कहां से आया? तो पहली बात देखो, डायमीटर जो होता है वो जब बढ़ता है तो जो एरिया होता है वो तेज बढ़ता है,
जो मैथ्स वाले होंगे वो जानते होंगे। और इसका पूरा कैलकुलेशन ये है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब और एक क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा है तो जो चांद से धरती का पिक लिया गया है, जैसे कि ये पिक, इसमें इतना छोटकू सा क्यों नजर आ रहा है धरती? आपने तो बोला 13 गुना बड़का नजर आएगा। तो देखो ये इसलिए क्योंकि कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो सब कुछ को बर्बाद कर देता है। ऐसा हुआ होगा कभी कि आप रात के अंधेरे में चांद को देखे होंगे, अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है डिटेल्ड में, लेकिन जब आप ऐसे फोन निकालोगे और पिक क्लिक करोगे तो छुछुंदर जैसा पिक आएगा, इतना छोटा छोटा पिक आएगा, ऐसा पिक्चर आएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कैमरा वैसा है। हाँ, नेकेड आई, खुले आंखों से देखोगे तब धरती आसमान में इतना बड़ा सा नजर आएगा। फैक्ट नंबर 9, ये कमेंट देखो। फैक्टिक्स भाई, एक सवाल है कि अगर सांप को उसी का जहर दे दे तो क्या वो मर जाएगा या सरवाइव कर लेगा? तो देखो, सांप का जो केमिकल होता है जहर, वो टॉक्सिक होता है, तो क्या वो उसी के लिए टॉक्सिक होगा? तो अगर आप सांप का जहर निकाल के उसके मुंह में डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जहर तो मुंह ही से निकल रहा है ना। तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट उसी का जहर इंजेक्शन में लोड करके उसी के खून में डाल दें तो क्या उसे कुछ होगा? तो इसका आंसर है नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। और आपका कॉमन सेंस भी यही कह रहा होगा कि सांप का खुद का जहर उसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा देगा। अब आपका अगर लार सलाइवा ले लें तो आपके लिए तो वो हार्मलेस है, लेकिन ऐसे कई कीड़े हैं जिसपे अगर आपका लार टच हो जाए तो वो मर जाएगा। लेकिन अभी भी ये फैक्ट बोरिंग नहीं हुआ है, इस बात में एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनो। अगर दूसरे सांप के प्रजाति का जहर एक से लेके दूसरे में इंजेक्ट करे तब वो मर जाएगा। सांपों में जहाँ प्रजाति बदला वो दूसरे सांप के लिए खतरनाक हो सकता है। एक प्रजाति का वेनम दूसरे प्रजाति के लिए खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डीप सा। आपका जन्म किस तारीख को हुआ था? याद है? किस साल में हुआ था? वो भी आपको याद है। अब किस टाइम पे हुआ था? वो भी शायद आपको याद हो। मेरी मम्मा कहती है कि मैं शायद शाम को 7 बजे के आसपास पैदा हुआ था। वो तो ठीक है, ये भी आपको अपना टाइम भी मिल जाएगा, पर किस सेकंड पे आप हुए थे उसका रिकॉर्ड शायद नहीं है। लेकिन आपके नाम पे कोई ना कोई सेकंड तो है। मान लो आप 7:02 और 40 सेकंड में पैदा हुए थे। तो एक डीप फैक्ट है स्पेस से जुड़ा हुआ कि जितने भी गणित वैज्ञानिकों ने किए हैं हमारे यूनिवर्स के साइज को लेके और ये सब, उनको एक बात पता चली है कि हर एक सेकंड में 30 तारे पैदा होते हैं। तो हर एक सेकंड में 30 तारे पैदा हुए, यानी इस ब्रह्मांड में प्रोबेबली 30 ऐसे तारे हैं अभी भी जिसका एज एग्जैक्टली आपके एज के बराबर है। यानी आपके 30 अननोन भाई, वो भी स्पेस में, जिसका उम्र सेकंड बाय सेकंड आपसे मैच करता है, मेरे से भी। मेरे 30 भाई को बुलाओ, कहाँ लटक रहा है आसमान में। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका में एक बर्गर चेन है जिसका नाम है डायर्स बर्गर, और वो कंपनी अपने स्पेशल बर्गर्स को बनाते समय तेल का यूज करती है, और ये तेल 112 साल पुराना है। 1912 के आसपास से यही तेल यूज होता आ रहा है। तो यहाँ पर बड़े भयंकर सवाल का लिस्ट आ जाएगा कि ऐसा कैसे, क्या ये सेफ है, ये है वो है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो वहाँ का फूड सेफ्टी है उसने ऑफ कोर्स इसको चेक किया है। बात यह है कि तेल वही है, लेकिन उसके जो खराब एलिमेंट्स है उसको केमिकल प्रोसेस से वो लोग फिल्टर आउट कर देते हैं, लेकिन तेल वही यूज करते हैं। तो इसका मतलब टेक्निकली उसी तेल को वो बार बार यूज करते आ रहे हैं। आप खुद ही सुन लो इसके बारे में। We strain and process our grease daily, but we've never thrown it out and started over. So somewhere in there is molecules from 1912. That's what makes it so good. इस आदमी ने कहा कि द मॉलिक्यूल्स आर स्टिल द सेम। जो 1912 के तेल मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल लेवल पे, वही आज भी है। फैक्ट नंबर 6, लंदन में बिग बेन क्लॉक है, ये वाला क्लॉक, और ये लंदन की पहचान है एक तरह से। आपने इस क्लॉक को जरूर देखा होगा, लेकिन ये जितना खुशनुमा सा नजर आता है शहर के बीचों बीच, इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी डार्क है। जिस इंसान ने लंदन के इस बिग बेन क्लॉक को डिजाइन किया था, जिसका नाम है अगस्टस प्यूगिन, वो अपना मानसिक संतुलन खो दिया था एक बात के चलते। क्या है कि इसने डिजाइन किया था, लेकिन ऑफिशियल
क्रेडिट लिस्ट में इसको कभी रखा ही नहीं गया, क्योंकि वो उतना बड़ा डिजाइनर था नहीं, ना उसके पास उतना पावर था, और इसी का फायदा मेन ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया और इसी के चलते वो इंसान पागल हो गया। और इसी चीज का रेफरेंस आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हो। कई लोग सोचते होंगे कि इसमें पागल होने वाली क्या बात थी। मेन बात है कि देखो, कभी किसी छोटे आर्टिस्ट को मौका मिले कि वो किसी बड़े चीज में काम करे तो वो बड़े एनर्जी से काम करेगा, सिंपल बात है। और जब वो कोई बड़ी चीज बना दे, खड़ी कर दे, और तब उसको ये पता चले कि इतना बड़ा इतिहास रचा गया लेकिन उसका नाम ही नहीं रहा, तो इससे एक ऐसा साइकोलॉजिकल हिट मिलता है दिमाग में जो कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बरेली के उस घटना के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें एक टूटे हुए पुल पे गाड़ी चली जाती है और लास्ट में नीचे गिर जाती है और 3 लोग मारे जाते हैं। इसका जो कारण है वो गूगल मैप्स बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हुआ ये था, और बहुत के मन में सवाल भी होगा कि गाड़ी ऐसे गिर कैसे सकता है, उनका आंख नहीं है क्या? तो बात यह है कि कोहरा बहुत था और इस अनफिनिश्ड पुल जो पूरा नहीं बना था, इस पे कोई मार्किंग भी नहीं था कि पुल बन रहा है या ऐसा कुछ। और क्योंकि फॉग था और गाड़ी 60 के स्पीड पे थी तो आखिरकार गाड़ी गिर गई और उन्होंने ब्रेक मारा, लेकिन एंड पे मारने से वो क्या ही होगा, और 25 फीट ऊपर से गाड़ी नीचे गिर गई। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप सही बोलोगे या गलत, कि गूगल मैप से ज्यादा गलती तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज की थी। गूगल मैप जो होता है वो क्राउड सोर्स्ड होता है, उसमें तो एरर बहुत जगह होते हैं। पहली बात, गूगल मैप्स के दिखाए गए रूट्स पे तो ऐसे भरोसा करना ही नहीं चाहिए बिना लोकल लोगों से पूछे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भाई पुल बन रहा है तो वहाँ तो साइन होना चाहिए, सिंपल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये इतनी सिंपल सी चीज वहां थी ही नहीं। 3 लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है, बिना मतलब के उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन दूसरी बात भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी गूगल मैप से जाओ तो लोकल वाले से पूछ के ही प्रोसीड करो, अगर आप उस जगह पे पहले कभी नहीं गए हो तो। फैक्ट नंबर 4, ये थोड़ा अलग सा फैक्ट है, लेकिन आप जानो एक डार्क रियलिटी है एक चीज की, जिसको कहते हैं बॉक्सिंग। क्या होता है ना, अभी बॉक्सिंग मैचेस पूरे विश्व भर में 12 राउंड्स के होते हैं। एक बॉक्सिंग मैच में 12 राउंड होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले 15 राउंड हुआ करते थे, और 15 से 12 आने का जो कहानी है वो बहुत डार्क है। क्या है कि रे मिनिशी और किम डक्कू, इन दोनों की फाइट चल रही थी, इन दोनों की बॉक्सिंग मैच चल रही थी, और ये मैच जब खत्म हुआ तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये मैच कितना इंटेंस हो गया था, और ये पता चला कि जो किम डक्कू थे उनको बहुत सारी इंजुरीज हो गई है और वो अपना जान गंवा दिए। अब इससे क्या हुआ, जो ऑपोजिशन में था जिसने मारा एक तरह से, रे मिनिशी, उसने बॉक्सिंग क्विट कर दिया। उसने बॉक्सिंग तो क्विट किया, लेकिन डार्क चीज अब आती है। इस मैच के बाद अपने बेटे के मौत को देख के उसकी जो माँ थी वो अपने आप को मार डाली, और इस मैच को आपको पता है धरती के पूरे इतिहास का सबसे डिप्रेसिंग मैच कहा जाता है। इनफैक्ट जो रेफरी था उस समय, जिसने सामने से कोऑर्डिनेट किया था, वो रेफरी ने भी अपने आप को मार डाला। उसकी माँ का जो मैंने बताया, उसकी माँ ने पेस्टिसाइड्स खा लिया था। तो ये देखते हुए ये पता चला कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है बॉक्सिंग फॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में इंजुरीज होते हैं, लेकिन सिंपल बात है, जितने राउंड्स होंगे उतने इंजुरीज बढ़ते रहेंगे, और यही वो मैच था जिसने बॉक्सिंग को 15 राउंड से 12 राउंड पे ला दिया। फैक्ट नंबर 3, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर वाईफाई रेज वेव्स के रूप में चलते हैं, यानी वाईफाई का जो सिग्नल है वो ऐसा होता है ना, कई जगहों पर आपने ये देखा होगा, तो क्या अगर कोई फैन रख दे तो वो वेव्स का जाने का स्पीड बढ़ जाएगा वाईफाई का, अगर वाईफाई रेज की तरह काम करते हैं तो देखो इसका सिंपल आंसर है नहीं, और आपको भी पता होगा, लेकिन एक सिंपल सी लॉजिक है कि वाईफाई ना असल में लाइट होती है। जैसे आप टॉर्च मारते हो तो लाइट निकलता है ना, वाईफाई वैसे ही होता है। वाईफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और जो विजिबल लाइट है जो आपके बल्ब से निकल रही है, टॉर्च से निकल रही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सिंपल बात है, ऐसे आप टॉर्च मारोगे लाइट निकलेगा, तो अगर फैन चालू कर दोगे तो क्या लाइट ऐसे होने लगेगा क्या?
नहीं होगा। तो वाईफाई असल में एक लाइट की तरह है। वाईफाई इज जस्ट अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर आपको अफ्रीका में जॉब मिल गई तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफ्रीका की ज्यादातर कंपनीज एक काम करती है, अजीब सी काम करती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई अफ्रीकन कंपनी आई और उसने कहा कि आपको हम साल का 50 लाख रुपए देंगे, साल का 50 लाख। जो नहीं होता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी, वो आएगा 50 लाख। लेकिन आपको पता है एक्चुअल पर ईयर सैलरी 20 लाख ही होगा। बाकी 30 लाख वहां के जॉब के 70% केसेस में क्या होता है पता है? उसे कहते हैं KNR इंश्योरेंस, किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस। बहुत ही अजीब बात है, लेकिन वहां पर ये क्राइम, बाहर के लोगों को किडनैप कर लेना, ये इतना ज्यादा कॉमन है कि वहां की कंपनीज अपने पैकेज में इसको इंक्लूड कर देती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी पैसा देके उसको निकालेगी। K&R इंश्योरेंस, ये वहां पे कूल सा इंग्लिश टर्म है। कंपनीज ऐसे छाती चौड़ा कर कर लगाती है कि हम तो KNR इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो नहीं दे रही है। अफ्रीका अलग ही प्लेनेट है भाई। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर एस्ट्रोनॉट्स कैसे टॉयलेट करते हैं? टॉयलेट में मेन बात वो है कि वो 2 नंबर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्मल टॉयलेट में स्पेस स्टेशन में करें तो वो तो ऊपर तैरने लग जाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल घर का टॉयलेट 4-5 हजार रुपए में आता है, लेकिन अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन का एक एक टॉयलेट उसको डेवलप और बिल्ड करने में एवरेजली $23 मिलियन लगते हैं, यानी 200 करोड़ रुपए हर एक टॉयलेट का। और नासा को ना इनोवेशन चाहिए कि इसको और बेहतरीन कैसे बना पाए। तो नासा ने लिटरली, आप यकीन नहीं करोगे, स्पेस पूप चैलेंज निकाला था। साल 2016 से ही ये निकला है और ये एक इनिशिएटिव है जिससे ये लोगों का फीडबैक लेते हैं। और नासा जो वापस से चांद पे इंसानों को भेजने का प्लान कर रही है, उसके लिए और अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले टॉयलेट को बनाने के लिए, जो बहुत दिन तक टिके। अब बात करते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। तो देखो, वहां पर टॉयलेट के लिए एक वैक्यूम क्लीनर जैसा एक सक करने वाला चीज होता है, ऐसे नीचे लगाना पड़ता है और वो खींच लेता है अपने अंदर। जी हाँ, यही ट्रू है। कई स्पेस एजेंसीज ने इसी को वीडियोस को अपलोड करके दिखाया है। तो अब ये देखकर कई लोग कहते हैं कि कैसा लाइफ होता है यार एस्ट्रोनॉट्स का। तो इसीलिए तो हर 6 महीने में वो जो एस्ट्रोनॉट्स अभी हैं वो आ जाएंगे वापस धरती पे, और 6 महीने बाद फिर नए लोग जाते हैं। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। नीचे कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।